गुड मॉर्निंग। मैं आज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। अभी जो आपका टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल तीव्रता, यानी स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता, और हम उसको यूं भी कह सकते हैं आबादी वितरण का उपयोग करते हुए वितरण, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण। अब यहाँ जो अभी तक हमने सिलेक्शन रूल देखा था, यानी चयन नियम तो देखा था, उसमें हमने ये कहा था कि मॉलिक्यूल का एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है, और वो ट्रांजिशन जो होगा वो इमीडिएट नेबर लेवल पर होगा। इसका मतलब ये होगा कि यानी डेल जे बराबर, हमने कहा था कि डेल जे बराबर क्या होता है, +-1 होगा, यानी कि उसके इमीडिएट नेबर लेवल पर ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो प्रोबेबिलिटी जो हमें प्राप्त होती है वो इंटेंसिटी के रूप में हमें प्राप्त होती है, और इंटेंसिटी हम देखते हैं जो स्पेक्ट्रल रेखा की इंटेंसिटी है वो इस प्रकार से पहले बढ़ते और फिर घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त होती है, यानी पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। ये ग्राफ ठीक उसी प्रकार से जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण में हमें प्राप्त होता है। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, और उसमें कुछ मॉलिक्यूल की ऊर्जा बहुत कम होती है, कुछ की बहुत अधिक होती है, अधिकतर की क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। तो उसका जो ग्राफ होता है वहाँ पर वो dn/n होता है वर्सेज एनर्जी, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी के बीच में होता है, और वो इस तरह से होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कहते हैं कि हम जब एक ट्रांजिशन मॉलिक्यूल का करवा रहे थे एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में, तो जब हम स्पेक्ट्रा बना रहे थे तो हमने सिंपल ऐसे लाइन के रूप में बना दिया। ऐसे लाइन यूँ हमने बनाई थी, ये स्पेक्ट्रल लाइन बनाई थी। अगर मैं इसको ऊपर हटा देता हूँ तो हमें यूँ लगता है कि ये समान इंटेंसिटी के होंगे। नहीं, ये समान इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा की नहीं प्राप्त होती, बल्कि इस तरह से होती है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है Nj/N0। Nj/N0 क्या हो गया, वो हुआ मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, यानी एक तरह से हम कहते हैं पॉपुलेशन इन ईच लेवल, यानी प्रत्येक लेवल पर क्या आबादी का वितरण है। यानी हमने जो बोला है ना, ये है आबादी वितरण, यानी प्रत्येक लेवल पर क्या आबादी का वितरण है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, इस लेवल पर कितने मॉलिक्यूल है, J=2 पर कितने मॉलिक्यूल है, J=3 पर कितने मॉलिक्यूल है, और उनका किस प्रकार से ट्रांजिशन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस तरह से। और दूसरा ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, यानी यहाँ तो हम कह रहे हैं कि कितने लेवल पर मॉलिक्यूल है और उनका ट्रांजिशन कितने प्रकार से हो रहा है, यानी कितने मॉलिक्यूल J=0 से J=1 की ओर जा रहे हैं, कितने जो है 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो J=2 से 3 की ओर जा रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि हमने कहा था ना कि ऐसे मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं आपस में टकरा कर, जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो पहले हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और अपनी ऊर्जा का वितरण कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि कितने 0 से 1 की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, 1 से 2 की ओर कर रहे हैं, 2 से 3 की ओर कर रहे हैं, यानी हायर एनर्जी पर ट्रांजिशन जो कर रहे हैं, उसको तो हमने दिखा दिया Nj/N0 से। और अब हम दूसरा हम बात करते हैं 2J+1, यानी कि प्रत्येक स्तर की डीजनरेसी पर। प्रत्येक स्तर की डीजनरेसी का मतलब हुआ कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर उपस्थित है, कितने यहाँ पर है, कितने, यानी कि कितनों की ऊर्जा इस लेवल पर है, समान है। डीजनरेसी का मतलब होता है समान होना, यानी कितनों की ऊर्जा यहाँ पर है यानी समान है, कितनों की ऊर्जा यहाँ पर है यानी समान है, कितनों की ऊर्जा यहाँ पर है यानी समान है। तो ये डीजनरेसी पर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। अब यहाँ पर जो है ये प्रत्येक लेवल की डीजनरेसी होती है 2J+1। अब यहाँ पर दो अपोजिट पद है, एक तो है फर्स्ट ये वाला, और एक हो गया यहाँ पर सेकंड। अब फर्स्ट पद जो है यानी कि 2J+1, ये पद क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर मान लो J का मान बढ़ रहा है तो यानी 2J+1 भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2J+1, तो J के बढ़ने के साथ 2J+1 भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब सेकंड पद को हम देखते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि जो I जो है यानी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सपोनेंट -E/kT। अब E तो क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी, जिसको हमने यहाँ जूल में लिखा है। तो J का मान बढ़ने पर ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो ये नेगेटिव में होने से क्या हो जाएगा, ये पद घट जाएगा, यानी सेकंड पद घट जाएगा। तो फर्स्ट पद तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सेकंड पद क्या होता है, वो घट जाता है। फर्स्ट पद किससे बढ़ जाता है,
जे के मान से बढ़ जाता है, सेकंड एक्सपोनेंटली घट जाता है, तो इसलिए जो इंटेंसिटी है वो इस प्रकार बढ़कर फिर वापस से घट जाती है। तो ये हमने तीव्रता और जे के बीच में ग्राफ लिया है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी यहाँ पर जे मैक्सिमम जिसको हम कहेंगे, यानी जे मैक्सिमम वो कितना होगा, वो होगा बराबर √kT/2 -12। तो ये हमारा हुआ एक तरह से ये सेकंड लास्ट टॉपिक जिसमें हमने स्पेक्ट्रल तीव्रता को लिया है माइक्रोवेव के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। तो हम बात करते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या एप्लीकेशन है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, यानी संरचना का निर्धारण। संरचना का निर्धारण में हम कहते हैं, जैसे हमने लिया CO2 और SO2। CO2 हमें पता है ये क्या होता है, लीनियर होता है, रेखिक होता है, और SO2 क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। लेकिन हम इसको माइक्रोवेव से कैसे ज्ञात, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि अगर मान लो अगर किसी मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो, तो माइक्रोवेव सक्रिय होता है। तो जब हम देखते हैं CO2 के लिए तो माइक्रोवेव असक्रिय है, जबकि SO2 के लिए देखते हैं तो माइक्रोवेव सक्रिय है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, यानी CO2 क्या होगा, रेखिक होगा। रेखिक होगा तो यहाँ से इसका बॉन्ड मूवमेंट इसके बॉन्ड मूवमेंट से कैंसिल, तो CO2 में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0, इसलिए वो माइक्रोवेव असक्रिय है। तो हमें पता लग गया ना कि यानी कि CO2 रेखिक होना चाहिए। अगर SO2 भी रेखिक होता तो वो भी माइक्रोवेव असक्रिय हो जाता, लेकिन SO2 क्या होता है, वो अरेखिक स्ट्रक्चर का होता है, वो रेखिक नहीं होता, वो नॉन लीनियर होता है। तो हमें पता लग गया, इस प्रकार हम संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा आता है समस्थानिक का, आइसोटोप का। हमें पता है कि आइसोटोप किस प्रकार से प्रभावित करता है। आइसोटोप का हम देख ही चुके हैं कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में एक एटम को उसके आइसोटोप समस्थानिक से विस्थापित कर दें तो उस जो मॉलिक्यूल है उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप में सेम होते हैं। पर चूंकि आइसोटोप का रिड्यूस मास परिवर्तित हो जाता है, रिड्यूस मास परिवर्तित होने से क्या हो जाएगा, बी परिवर्तित हो जाएगा, यानी घूर्णन स्थिरांक से एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी, यानी घूर्णन ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। घूर्णन ऊर्जा परिवर्तित होने से क्या हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल रेखा है उसकी मान भी कम हो जाएगा। यानी जो हमें स्पेक्ट्रल रेखा, जैसे हमने ट्रांजिशन लिया था, ये जैसे J से J+1 ट्रांजिशन पर जो स्पेक्ट्रल रेखा है वो उसका वैल्यू भी हमें कम प्राप्त होगी। तीसरा, इस प्रकार हम समस्थानिक का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। हम भी कह रहे हैं कि अभी हमने कहा था कि जो इंटेंसिटी है वो एक तरह से किस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर हमने क्या करा, कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उस जो सैंपल है उसके लिए तीव्रता भी अधिक प्राप्त होगी, और अगर हमने मात्रा कम रखी तो तीव्रता भी कम प्राप्त होगी। इस प्रकार से इंटेंसिटी जो है कि इंटेंसिटी जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी के आधार पर हम मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। यानी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से कंसंट्रेशन पर होती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब आता है संरूपण एनालिसिस, यानी स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म का निर्धारण भी इसके द्वारा किया जा सकता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अब आता है बंद दूरी का निर्धारण या म्यू का निर्धारण। बंद दूरी हमें पता है कि अगर हमें ये मान लू पता हो, यानी एनर्जी का मान पता हो, एच हमें पता है ये प्लांक कांस्टेंट है, और ये बाकी सारे हमें अगर पता हो, रिड्यूस मास पता हो, प्रकाश का एक चीज हमें ध्यान ही होता है, जे एक पर्टिकुलर लेवल के लिए हम म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। या अगर हमें म्यू नहीं पता, म्यू पता है तो हम आर का निर्धारण कर सकते हैं, हमें आर पता है तो हम म्यू का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार म्यू और आर का निर्धारण इससे किया जा सकता है। रिड्यूस मास, सामान्य द्रव्यमान और बंद दूरी का निर्धारण किया जा सकता है। और लास्ट आता है माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की नहीं बात करके एक तरह से माइक्रोवेव का उपयोग बता रहे हैं कि माइक्रोवेव यानी कि जो माइक्रोवेव है उसका क्या उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम कहते हैं अगर हमने कोई भी जो खाने का मात्रा लिया, यानी कोई जैसे हमने लिया फूड मटेरियल लिया, फूड मटेरियल को हम माइक्रोवेव में रख के गर्म करते हैं, तो जैसे मान लो हमने ये फूड मटेरियल लिया, ये इस तरह से फूड मटेरियल है। अब फूड मटेरियल में हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है, शर्त क्या हो गई, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, तो हमने कहा मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से हमने डार्क कर दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो हमें पता है पोलर होगा। वाटर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, पोलर।
बाकी हमने जो ऐसे दिखाए वो हमने फूड मटेरियल दिखा दी। हम कह रहे हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर यानी कि उसमें डाइपोल मूवमेंट स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। डाइपोल मूवमेंट होने से क्या करेगा, वो माइक्रोवेव को, जब हमने उसको ओवन में रखा तो माइक्रोवेव को अवशोषित करेगा, अवशोषित करके वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित हायर लेवल पर चला गया वो। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा, यानी जब ये एक्साइटेड हो गया और जब वापस आएगा तो एनर्जी को लिबरेट करेगा, प्रदान करेगा। और वो प्रदान किसको करेगा, अपने नज़दीक के फूड पार्टिकल को। इसीलिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन यहाँ शर्त क्या होनी चाहिए कि उसमें वाटर पार्टिकल उपस्थित होने चाहिए। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का लगभग पूरा पार्ट ले लिया हमने। अब कल से हम इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।